अच्छा, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है HTML की कैटेगरी टैग्स में। हमने पिछली क्लास में HTML के टैग्स पढ़े थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे टैग्स पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बॉलर प्लेट कैसे हम यूज़ करते हैं। बॉलर प्लेट के अलावा हम HTML5 में कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं। साथ में हमने हेडिंग्स का टैग्स देखे थे, और हमने साथ में वो भी देखे थे जो बॉलर प्लेट होती है। बॉलर प्लेट के साथ हमने पैराग्राफ के टैग देखे थे, एंकर टैग, और भी काफ़ी सारे हमने चीज़ें देखी थी लास्ट क्लास में। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम लोग टैग्स की कैटेगरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले टैग तो पता होगा कि टैग क्या होता है। टैग हमारा बेसिकली होता है कि जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं एक वेब पेज का। अच्छा, तो HTML टैग्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी वेब पेज। इसका मतलब सिंपली ये है कि हर वेबसाइट में ना जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब जो बेस होती है पूरी वेबसाइट की, वो होती है हमारे पास टैग्स के ऊपर बेस करते हैं। और टैग HTML पे बेस करते हैं, और HTML जो है टैग्स पे बेस करती है। तो इनडायरेक्टली जो पूरी वेबसाइट होती है वो हमारे टैग्स पे बेस करती है। अच्छा, तो HTML की टैग टाइप्स जो हैं, दो टाइप की होती हैं। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रही है। जी। अच्छा, सही है। तो टैग की कैटेगरीज में बस दो मेन कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले आता है बाय स्ट्रक्चर और बाय मीनिंग। तो पहले हम लोग बाय स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाय स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास बाय स्ट्रक्चर के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक होती है सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग कैटेगरी को हम वॉइड टैग्स भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास क्लोजिंग पेयर टैग्स। अच्छा, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में हमारे पास ना सिंपली एक सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कोई चीज़। हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर टैग में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास होता था फॉर एग्जांपल H1 का टैग। ये मैंने H1 का ओपनिंग टैग लिखा। आई होप कि नज़र आ रहा होगा। जी, नजर आ रहा है। सही है। यहाँ पे H1 का हमने ओपनिंग टैग लिखा, और उसके बाद मैंने ये H1 का क्लोजिंग टैग लिखा। इसके सेंटर में हम जो लिखेंगे वो एलिमेंट होता है, वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, और वो भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर टैग में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता। और वो टैग्स कैसे होते हैं? वो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। जैसे कि हमारे पास ना दो टैग्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे कि हमारे पास HTML में एक टैग होता है BR का टैग, ये वाला टैग। ये BR का टैग बेसिकली टैग क्या होता है कि ना, अगर हमने एक हेडिंग डाली, उसके बाद हमें एक लाइन जो है ब्रेक चाहिए, मतलब उस लाइन में कुछ भी ना हो, बस खाली स्पेस हो, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ आए क्लीन लुक देने के लिए, तो हम BR का टैग यूज़ करते हैं। ये हम अभी कोड में इम्प्लीमेंट करके भी चेक करेंगे। तो ये जो है ना सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्योंकि हम लोगों को इसके बीच में कोई डेटा, मतलब हमें कोई डेटा शो नहीं करवाना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि हमें लाइन ब्रेक करनी है यहाँ पे। तो ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसी की तरह हमारे पास एक और टैग भी होता है, जैसे कि हमारे पास होता है HR का टैग। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूलर। मैं लिख भी देती हूँ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रूलर मतलब ना, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे आगे, हम लोग पूरा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसे कोड में, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग समझ आ गए? जी। सही है। तो बायो स्ट्रक्चर में एक कैटेगरी थी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग की, जिन्हें हम वर्ड टैग्स कहते थे। और कंक्लूजन इनका ये है कि वो, उनमें हमें क्लोजिंग टैग नहीं लिखना होता, उनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, और वही उनका क्लोजिंग टैग भी होता है, क्योंकि उसमें हमें नीड नहीं होती। तो बायो स्ट्रक्चर में हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है क्लोजिंग टैग। मतलब कि जो हमने नॉर्मल टैग्स पढ़े हैं सारे, जिसमें अगर मैं ऐसे 2 मिनट इसे यहाँ पे हम पर रखते हैं, और अगर हम क्लोजिंग टैग्स लिखें, तो क्लोजिंग टैग्स में जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था H1 का टैग, ये हमारे पास होता है सेल्फ क्लो मतलब क्लोजिंग टैग। इस पेयर टैग मतलब इसके दो पेयर होते हैं, एक होता है ये ओपनिंग और दूसरा होता है ये क्लोजिंग टैग।
इसके साथ हमने पढ़ा था पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ कौन सा टैग है, क्लोजिंग टैग है या ओपनिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है या क्लोजिंग टैग है? पैराग्राफ हमारे पास क्लोजिंग में भी आएगा और सेल्फ ओपनिंग में भी आएगा, क्योंकि हम पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ एंट्री करना होता है, तो नहीं, क्लोजिंग में ही आएगा। पैराग्राफ का जो टैग है ना, आपने थोड़ा सा आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पैराग्राफ का जो टैग है हमारे पास, ये इसमें हम बीच में कंटेंट रखते हैं और ये कंटेंट जो है डिस्प्ले करना होता है हमें, तो इसके बीच में जो कंटेंट आएगा वो डिस्प्ले होगा। और तो इस मतलब इसके बीच में ही जो कंटेंट आएगा, वरना तो ऐसे पूरी जो वेबसाइट है पूरी पैराग्राफ के अंदर रैप हो जाएगी। हम लोग इसका क्लोजिंग टैग भी होता है इसका, तो ये जो है हमारे पास क्लोजिंग पेयर टैग्स में आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आती है टैग कैटेगरीज़ का दूसरा वाला, जिसमें दूसरी कैटेगरी जिसमें हमारी होती है बाय मीनिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मीनिंग बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू करती है। एक जो है हमारा स्ट्रक्चर वैल्यू करता है, दूसरी जो है मीनिंग करती है। अच्छा, मीनिंग में हमारे पास मीनिंग में भी दो कैटेगरीज हैं, एक होती है सेमेंटिक टैग्स और दूसरे में होते हैं नॉन सेमेंटिक टैग्स। इनका नाम थोड़ा हैवी लग रहा है, लेकिन इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। सेमेंटिक टैग्स में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास मीनिंगफुल टैग्स होते हैं। जैसे हमारे पास मीनिंगफुल टैग्स में मतलब है इसका, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि BR, अगर कोई नॉन टेक्निकल इंसान है उसे नहीं पता कि HTML क्या होती है, BR क्या होता है और ये सारे टैग्स क्या होते हैं, मैं उसे बोलूँ BR, उसे समझ आएगा? नहीं, उसे समझ नहीं आएगा। बताएं दुआ, समझ आएगा अगर हम HR का या H1 का कोई टैग बताएं तो? नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन जैसे कि हमारे पास और भी टैग्स होते हैं काफ़ी सारे जो हमारे पास इसी में आते हैं, मतलब कि वो भी सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक टैग्स में आते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है पूरी HTML में, वो होता है डेफ का टैग। डेफ का टैग जो है ना हमारे पास आता है नॉन सेमेंटिक टैग्स में। सिंपली दोनों आपस में अपोजिट हैं। अगर आपको एक समझ आ गया तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट समझ आ ही जाएगा। जैसे सेमेंटिक टैग्स में क्या होता है, मीनिंग जो है हमारे पास मतलब मीनिंग ज़ाहिर हो रही होती है। अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है उसे जैसे हम टैग का नाम बोलेंगे उसे समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको उसकी भी एग्जांपल्स बताऊंगी। नॉन सेमेंटिक टैग्स में ये होते हैं जैसे H1, P, डिफ, स्पैन और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। ये जो टैग्स होते हैं ये नहीं मतलब कोई भी इंसान पढ़ के नहीं बता सकता ये टैग्स के मतलब ये मीनिंग की क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। और मीनिंगफुल होता हाँ, हमें मीनिंगफुल टैग्स जो होते हैं वो सेमेंटिक टैग्स में आते हैं। और इन टैग्स को हम लोग ना जेनरिक टैग्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नेम होता है जेनरिक टैग्स। आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें ताकि आपको इजीली समझ आए। अच्छा, तो हमारे सेमेंटिक टैग्स में क्या होता है, जो हमारे पास मीनिंग अंडरस्टैंड हो रही होती है, मतलब मीनिंगफुल टैग्स होते हैं। तो उनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास होता है बहुत सारे टैग्स होते हैं। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं कि सेमेंटिक टैग्स इन HTML। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आप लोग याद करें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स भी साथ में पढ़े थे। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या होता था कि हम लोग ना बोल्ड का टैग होता था जिसमें हम सिर्फ B लिखते थे तो बोल्ड हो जाता था। और मैं आप लोगों को लास्ट क्लास का कोड भी खोल के दिखाती हूँ अभी, जिसमें हमने ये किया था काम। आई थिंक ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा, अभी हम वापस जाते हैं VS कोड की तरफ। अभी मैं आपको ये बताई थी कि हमारे जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, जिसमें जैसे B का टैग था, I का टैग था, इस तरह के टैग्स थे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये क्या करते थे, ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते थे। मतलब ना B का टैग जो है बोल्ड कर देता था, I का टैग जो है इटैलिक कर देता था, लेकिन हमें इनकी मीनिंग समझ नहीं आती थी। तो इनके साथ हमारे पास और भी टैग्स होते थे। जैसे अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, तो इसमें यहाँ पे देखें B का टैग है। अब ये नॉर्मल ह्यूमन को देख के समझ नहीं आएगा कि बी क्या चीज़, ना ही आई देख के समझ आएगा कि आई से हम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रॉन्ग, तो ये ज़्यादातर ह्यूमंस को समझ आ जाएगा।
कि मैं मतलब टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग उसमें लिख रही हूँ। तो ये जो है ना हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में इसलिए आप लोगों को डिफरेंस नहीं बताया था कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ना हमारे पास देखें दोनों बी का टैग भी और स्ट्रॉन्ग का टैग भी, दोनों का काम सेम है, मतलब दोनों टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। लेकिन बी जो है हमारे पास नॉन सेमेंटिक टैग में आता है, मतलब इसकी मीनिंग हमें नहीं समझ आती, लेकिन स्ट्रॉन्ग की हमें मीनिंग समझ आती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सी कैटेगरी में? सिमेंटिक में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, ये हमारे पास आएगा सेमेंटिक टैग में। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे सेमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टैग होता है हेडर का टैग, नेव का टैग, ये होता है नेविगेशन बार का टैग, मेन का टैग। अगर मैं आपको बोलूँ मेन का टैग, तो आप लोगों को एक दफ़ा सुन के ही समझ आ जाएगा कि मतलब मेन चीज़ की बात हो रही है। सेक्शन का टैग मतलब कोई सेक्शन हो रहा है, फुटर यानी जो लास्ट में होता है बिल्कुल फुट साइड में वो होता है, इस तरह से मतलब ये आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग समझ आ रहा है, मार्क का टैग समझ आ रहा है, टाइम का टैग समझ आ रहा है, इन सब की हमें मीनिंग समझ आ रही है। लेकिन जिनकी हमें मीनिंग समझ नहीं आती है, सिंपल इन दोनों का हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिनकी मीनिंग आपको समझ आ रही है, इसका मतलब है वो हमारे सेमेंटिक टैग्स हैं। जिसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही है वो आपके नॉन सेमेंटिक टैग्स हैं। तो ये था हमारा एचटीएमएल की टैग की कैटेगरीज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। पहले हम लोग इसका आई थिंक हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, सही है? अच्छा, तो ये हमारा लास्ट क्लास का काम था, जिसमें हमने बॉयलर प्लेट, ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड साइल रिलेशनशिप पढ़ी थी, हेडिंग्स पढ़े थे, पैराग्राफ्स पढ़ी थी, मार्क्यू का टैग पढ़ा था। और मैं जो पीडीएफ शेयर किया था ग्रुप में, दुआ आपने वो चेक किया था? पीडीएफ नहीं है ग्रुप में? नहीं, पीडीएफ नहीं, सॉरी, वेबसाइट मैंने शेयर की थी एक लाइव करके वेबसाइट, जिसमें मैंने सारे सेमेंटे मतलब ये जो सारे टैग्स थे हमारे वो सारे मेंशन किए थे। आपने चेक की थी? नहीं, पीडीएफ चेक नहीं की मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप ना नेक्स्ट क्लास में ज़रूर चेक कर लेना, ओके? ओके। अच्छा, अब हम इसके साथ में पढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ें। मैं सर्च करती हूँ कि एचटीएमएल टॉपिक्स। अच्छा, आपने रन करके चेक किया था? आपने प्रैक्टिस की थी डुअर्स की? जी, स्टार्टिंग ही की थी। सही है। और प्रोजेक्ट रन करने में कोई इशू तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं। सही है। अच्छा, हमने क्या क्या कवर किया अभी तक? हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ा था, हमने ये सीखा था कि एचटीएमएल क्या होती है, हिस्ट्री थोड़ी सी ना जो हमने टिम बर्नर्स-ली के बारे में पढ़ा था, और वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, स्ट्रक्चर पढ़ा था, और एचटीएमएल वर्सेस सीएसएस वर्सेस जावास्क्रिप्ट हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेटिंग की थी हमने वीएस कोड की, फर्स्ट एचटीएमएल 5 बनाई थी, एक्सटेंशंस वगैरह की थी, और उसके बाद हमने बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है बॉयलर प्लेट, वो हमने सीखा था। चलो अभी मैं आपको कमेंट मैंने बताए थे पिछली क्लास में। जी। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हमने पढ़े थे। इसका ये देखिए, मैंने कुछ टेक्स्ट पढ़ाए थे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हॉरिजॉन्टल, कुछ मैंने पढ़ाए थे इनमें से, और बाकी का मैंने पूरी एचटीएमएल फाइल बना के सेंड कर दी थी। तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, आपको सारे टेक्स्ट होंगे। अगर हम पढ़ने बैठे सारे टेक्स्ट तो ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। उसके बाद एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। और उसके बाद इमेजेस एंड एचटीएमएल। चलो सही है, आज हम लोग ना इमेजेस इंटीग्रेट करके चेक करते हैं, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग काम भी लगे, क्योंकि उसके बाद का हमारा लिस्ट का टॉपिक है, क्योंकि लिस्ट बिल्कुल बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन ज़रूरत का टॉपिक है। तो अभी हम लोग इमेजेस कैसे लगाते हैं एचटीएमएल में स्ट्रक्चर में, तो हम वो सीखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं वीएस कोड में आ गए। एचटीएमएल फर्स्ट क्लास का हमारे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है। मैं यहाँ पे एचटीएमएल सेकेंड क्लास का एक फ़ोल्डर बनाती हूँ। जब हमारी पूरी एचटीएमएल की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को पूरा ये फ़ोल्डर भी दे दूँगी, सही है?
अच्छा, HTML सेकंड क्लास में मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ index.html। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंडेक्स नेम रखना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में हम इंडेक्स नाम से ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और बॉलर प्लेट का जो शॉर्टकट की थी वो क्या थी दुआ? दुआ, आवाज़ आवाज आ आ रही रही है है? आपको मेरी? जी मुझे आ रही है। हेलो। दुआ, आवाज़ आ रही है? एक्सक्लेमेटरी। जी जी, अब आपको आ रही है आवाज? जी जी मुझे आ रही है, आप बताएं। एक्सक्लेमेटरी मार्क था। जी बिल्कुल, हमें जो वन की होती है नंबर्स की, वन की, उस पर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। हम शिफ्ट प्रेस करके वन दबाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और हमने करना है एंटर। तो हमारे पास पूरी बॉलर प्लेट जनरेट होकर आ गई है और कंट्रोल एस ज़रूर करते जाना है। और यहाँ पे हम टाइटल में जो भी लिखेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज में शो हो जाएगा। अगर हम लोग आज पढ़ रहे हैं इमेज, तो हम इमेज लिख देते हैं यहाँ पे और कंट्रोल एस करते हैं। और अच्छा, अब हम लगाते हैं यहाँ पे इमेज। इमेज लगाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमारा जो फोल्डर है ना, हम उसी में इमेज सेव करके अपनी इमेज लगा दें। और दूसरा तरीका क्या होता है, हमारी इमेज जो है गूगल पे पड़ी है, मतलब गूगल पे हम सर्च करते हैं, हमारे सर्वर पे कहीं पड़ी है, और हम लोग उनको आराम से हम लोग उसे उसका लिंक यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं अभी सर्च करूँ नेचर इमेजेस, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस आ रही हैं। अगर हम चाहें तो हम इमेज को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पास ना लाइव लिंक भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी, जो आपको इजी लगे और जिस चीज़ की जब आपको नीड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बार मैं बताऊं कि लाइव लिंक जो है ना, मतलब अगर आपके पास नेट कनेक्ट नहीं हुआ, आप अपने सिस्टम में वेबसाइट बना रहे हो, तो लाइव लिंक वाली जो है ना इमेजेस, वो आपके पास लोड नहीं होंगी। मतलब अगर आपके पास नेट नहीं चल रहा तो वो लोड नहीं होंगी। और अगर ना, वैसे तो वेबसाइट जो है लाइव होती है जब, तो फिर कोई भी यूज़र बिना नेट को एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो ये प्रॉब्लम वैसे इतनी आती नहीं है, तो हम लाइव लिंक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमेजेस जो हैं फोल्डर में डाउनलोड हुई होंगी तो आपकी वेबसाइट भी हैवी हो जाएगी। और साथ में ना, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि आपके पास, अगर आपके पास नेट नहीं चल रहा तो उसका एक एडवांटेज ये है कि आपके पास HTML पेजेस पे इमेजेस आ रही होंगी, आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी क्रैश नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास अपने रूट फोल्डर में, अपने फोल्डर में इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो अभी हम लोग HTML की इमेज सर्च करते हैं, HTML का लोगो आ जाएगा बेसिकली। हम लोग इस वाली इमेज को इंटीग्रेट करते हैं आज, या फिर इस वाली इमेज को, ये वाली करते हैं। पहला तरीका, मैं इसका लाइव लिंक आपको सिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग इमेजेस लगाते कैसे हैं। इमेजेस लगाने के लिए हमें इमेज का टैग आता है, हमें वो यूज़ करना होता है। इमेज का टैग हम लोग कैसे लिखते हैं, IMG। अच्छा, मैं आपको अभी इमेज का टैग लिख के दिखाऊंगी, उसके बाद आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप इमेज का टैग गौर से देखिएगा, फिर मुझे बताना ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। मैंने इमेज का टैग लिखा है यहाँ पे, अभी इसे सोर्स और ऑल्टर को हटा दो। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये इमेज का टैग कौन सी कैटेगरी में आता है। सेल्फ क्लोजिंग। बिल्कुल सेल्फ क्लोजिंग में आता है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है इसकी, और ये सिमेंटिक है, मीनिंगफुल है, पता लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता। और दूसरी बात, ये हमारे पास मीनिंगफुल भी, क्योंकि IMG, इससे हमें समझ आ रही है कि कोई इमेज की बात हो रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास इमेज का टैग तो आ गया, लेकिन इससे हमारे पास इमेजेस नहीं आएंगी। पहले हम ऐसे करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। हमें F5 प्रेस करना होता है और उसके बाद यहाँ पे हमें ब्राउज़र सेलेक्ट करने हैं। आप एज पे भी रन कर सकते हैं, क्रोम पे भी रन कर सकते हैं, और डायरेक्टली फाइल को जाके डबल टैप भी कर सकते हैं, वहाँ से भी रन हो जाएगा। मैं क्रोम से रन कर रही हूँ, ये हमारे पास रन हो गई है। और यहाँ से हम इसका लिंक उठा के यही इसी वाले क्रोम में रन कर लेते हैं। इस स्टेप को इग्नोर करना अगर समझ ना आए तो। अभी यहाँ पे देखिए हमारा पूरा पेज ब्लैंक है, क्योंकि हमने सिर्फ इमेज का एम्प्टी टैग लगाया है। देखें, बिल्कुल एम्प्टी टैग है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई इमेज हमने इसमें रेंडर करवाई नहीं है। अच्छा, अगर हम लोगों के पास फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम एक इमेज उठा लेते हैं फोल्डर में,
हमने ये वाली इमेज चूज़ की थी, मैं सेव इमेज है। अच्छा देखें, यहाँ पर हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ना, गूगल पे इमेज सर्च करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव इमेजेस एस, सेव इमेजेस का। हम इस पर क्लिक करेंगे, नज़र आ रहा था आपको? जी। तो आपके पास यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अगर आप अपने विंडोज़ पर हैं तो आपके पास पूरा फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से यहाँ तक का खुल जाता है। मैं अभी मैक पे हूँ तो मेरा ये वाला खुलेगा। अगर आप मैक पे हो तो आपके पास भी सेम यही खुलेगा। तो इसमें कोई इतनी नहीं है कि मतलब आपके पास दूसरा खुल रहा है, मेरे पास दूसरा खुल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ HTML_logo। अच्छा, इसमें भी ना कुछ फाइल नेम रखने के ना HTML की फ़ाइल में भी और जो हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी होते हैं कि मतलब अगर हम लोग स्पेस दे देंगे नाम तो सेव हो जाएगा, लेकिन यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटर यही रहेगा, या तो आप हाइफन यूज़ करें या तो आप अंडरस्कोर यूज़ करें। दोनों एक ही की में अवेलेबल होते हैं। टैक्स और हम उसमें हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे अपने फाइल एक्सप्लोरर में खोलते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, इसे यहाँ से बंद करेंगे और VS कोड में जाके HTML सेकंड क्लास के फ़ोल्डर में, आप चाहें तो बाहर भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसी फोल्डर में पेस्ट कर रही हूँ। आपको ऐसे ही पूछेगा कि पेस्ट करने, तो आप लोगों ने अलाउ कर देना है सिंपली। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और ये मेरे पास लोड भी हो रही है। और अच्छा, अब मैं जो अगर इसमें यूज़ करनी है अपने HTML पेज में तो एक एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एट्रीब्यूट और एलिमेंट्स दोनों हम बहुत डीप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इमेज को, इमेज कैसे वर्क करती है उसमें हम सिंपली लिखेंगे SRC और एंटर कर देंगे तो हमारे पास इक्वल्स और ये डबल स्ट्रिंग सा आ जाएगा। इसके अंदर हमें लिखना होता है इमेज का पाथ, कि मतलब हमारी इमेज कहाँ रखी हुई है, कैसे पता चलेगा कि हमारी इमेज कहाँ है, कहाँ से उठानी है इसे। तो हम यहाँ पे देते हैं इमेज का पाथ। इमेज के पाथ देने का सिंपल तरीका है, या तो आप ना यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिखना शुरू हो जाओ। जैसे मैंने HT लिखा तो उसका पूरा हमें नाम दे दिया, तो हम इसे यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, मतलब मेरे किसी और फोल्डर में पड़ी हुई होती, तो सिंपली जाके आपने इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी पाथ पे क्लिक करना है। कॉपी पाथ करोगे और ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि इससे कहीं पे भी आपकी इमेज हो बिल्कुल हमेशा लोड होगी। यहाँ से मैंने पेस्ट कर दी, यहाँ पे मुझे पूरा इसका जो मेरे पूरे सिस्टम में जाके जहाँ पड़ी हुई वो पूरा पाथ आ गया। अब हम चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस तरीके से करें ताकि शॉर्ट समझ आ जाए, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना लगे। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छा, हम Ctrl+S करते हैं और चल के वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज आ गई। इस तरह से आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। और इसकी ना अगर हमें लाइव इमेज लगानी है, मतलब हमने इमेज डाउनलोड नहीं की, हम अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसे हैवी नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, ऊपर कॉपी इमेज का भी ऑप्शन है। हमें इस पर नहीं जाना, हमें जाना है कॉपी इमेज एड्रेस पर। कॉपी इमेज एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे, यह हमारे पास एड्रेस कॉपी हो गया। हम जाएंगे यहीं पे सोर्स में जाके जो हमारा फाइल का पाथ है इसे हटा के यहाँ पे हम लोग Ctrl+V कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पूरा HTTPS करके जो हमारा क्रोम पे पड़ी हुई है इमेज उसका लिंक आ गया। अब यहाँ पे हम चल के रिफ़्रेश करते हैं तो एज़ यूजुअल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज अब हमारी लेकिन आ रही है क्रोम से लाइव लिंक से। पिछली दफ़ा हमारी इमेज आ रही थी अपने ही रूट फोल्डर से। अगर मैं अब अपने फ़ोल्डर में से इमेज जो है डिलीट कर भी देती हूँ तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से डिलीट करती हूँ। अब चेक करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जितनी भी दफ़ा आप रिफ़्रेश कर लो। और अच्छा हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी है कि अगर आप ना इसी में फ़ोल्डर में ही रख के इमेज यूज़ कर, मैंने Ctrl+Z किया तो वापस वही इमेज आ गई। और यहाँ से लिंक मैं हटा देती हूँ। अगर आप जो आपके सिस्टम में इमेज पड़ी हुई आप उसे ही यूज़ कर रहे हो, यानी कि HTML लोगो ये वाली, और अगर आप इसमें से सिर्फ ओ हटा देते हो, आप बोलते हो सही तो है बात, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आप पेज रिफ़्रेश करते, अच्छा मैंने सेव नहीं की, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हो तो यहाँ पे देखें ये एक आइकन आ रहा है जैसे इमेज नहीं है आपके पास, इस तरह का आइकन आ रहा है। कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा जब मतलब आपका नेट नहीं चल रहा होता या वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है तो इस तरह से आ रहे होते हैं, मतलब इमेजेस लोड नहीं हो रही होती। लेकिन आपका फुल आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नेम हो। तो अगर आप सजेशन से अपना नाम नेम चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपके पास ना मिस्टेक का चांस नहीं होगा।
अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरी तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, मुझे नहीं दिखी इतनी छोटी सी मिस्टेक, और मेरे पास इतनी छोटी मिस्टेक दिखने का टाइम नहीं है, और मेरे पास ये मिस्टेक आ रही है, तो मुझे सिंपली मैं चाहती हूँ कि मतलब ना यूज़र के पास लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ पे मेरी इमेज में क्या था। मेरी इमेज में था HTML लोगो। तो मैं एक इसका जैसे SRC है ना, SRC क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह इमेज के टैग में एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं ALT। ALT की मैं आपको फुल फॉर्म चेक करती हूँ। अच्छा, एट्रीब्यूट ऑल जो होता है ALT, इसका मीनिंग होती है ऑल्टरनेटिव। इसका ऑल्टरनेटिव का हमने शॉर्ट नाम रखा हुआ है ताकि ज़्यादा कोड लेंथी ना हो हमारा। अच्छा, ये हमारा बेसिकली काम क्या करता है, अगर हमारे पास इमेज नहीं आ रही तो हम यहाँ पे ऑल्ट में ऑल्टरनेटिव में लिख देते हैं कि इमेज हमारी किस चीज़ की होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इमेज नहीं आ रही और लेकिन मेरे पास मुझे ये पता है कि मेरा HTML का लोगो था, मैं यहाँ लिख देती हूँ HTML लोगो और कंट्रोल S करती हूँ। मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करती हूँ तो यहाँ पे देखिए इमेज तो नहीं आ रही, इमेज का तो क्रैश वाला आइकन ही आ रहा है, लेकिन साथ में HTML लोगो लिखा हुआ है। इससे यूज़र को ये क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ पे किस चीज़ की इमेज थी। सो ये भी आपके बहुत काम का फीचर होता है, मतलब जब भी हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें हम ये ज़रूर करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट वैसे क्रैश हो तो अच्छा हो, सही हो जाए। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई कि जो हम सेमेंटिक टैग्स पढ़ रहे थे यहाँ पर, हम सेमेंटिक टैग्स क्यों यूज़ करें। हम नॉन सेमेंटिक टैग्स भी तो यूज़ कर सकते हैं। जब हम सेमेंटिक टैग्स याद रखने हैं तो नॉन सेमेंटिक टैग्स याद रख लें हम, हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि नॉन सेमेंटिक टैग्स ज़्यादातर छोटे छोटे होते हैं क्योंकि उनकी मीनिंग हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन सेमेंटिक टैग्स ज़्यादातर बड़े बड़े मतलब ज़्यादा लेंथ यूज में टैग्स होते हैं। तो सेमेंटिक टैग्स हम क्यों यूज़ करें, ये क्वेश्चन आना चाहिए हर स्टूडेंट के माइंड में, लेकिन मुझसे अभी किसी ने नहीं पूछा तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि सेमेंटिक टैग्स जो है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट है ना वो ऑप्टिमाइज रहे। मतलब कि ना जैसे हम लोग SEO, आप लोगों ने सुना है वर्ड जी। SEO की फुल फॉर्म पता है आपको? स्टैंडर्डाइज नहीं नहीं, या आपने कोई और ऑप्टिमाइज। SEO सुना है। मैं जिस SEO की बात कर रही हूँ वो वेबसाइट्स में होती है, वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं SEO की आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दिखाती हूँ। देखें यहाँ पे बोल रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसे अपने पास नोट डाउन कर लें। अच्छा, SEO बेसिकली होता क्या है, ये आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए होता है। मतलब मैं ना जैसे ही सर्च करूँ दरास तो सबसे पहले दरास आ जाए, या फिर मैं कोई करूँ पाकिस्तान ई-कॉमर्स, मैं एग्जैक्टली नाम सर्च नहीं कर रही तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर आ गया है टेलीमार्ट। यानी टेलीमार्ट ने अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से की हुई SEO बहुत अच्छी है टेलीमार्ट की, तभी सबसे ऊपर टेलीमार्ट आ गया, जबकि स्पॉन्सर भी नहीं है। और सेकंड नंबर पे दरास आया है, यानी सेकंड नंबर पे दरास बहुत अच्छी SEO है। अच्छा, तो अगर हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट भी इसी तरह से रैंक करें, मतलब हम जैसे ही सर्च करें ई-कॉमर्स वेबसाइट या जिससे भी रिलेटेड है आपकी वेबसाइट, तो सबसे पहले आ जाए। जैसे अगर मैं कोई AI सर्च करूँ तो सबसे ऊपर आ रहा है गूगल जेमिनाई, क्योंकि मैं गूगल में ही सर्च कर रही हूँ तो सबसे ऊपर श्योरली गूगल जेमिनाई ही आना था। उसके बाद ChatGPT आ रहा है और इस तरह से परप्लेक्सिटी और बहुत सारे AI आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट भी सबसे ऊपर आए सर्च करने पे, तो हम लोग जो है SEO का बहुत ख्याल रखते हैं। SEO में एक टेक्निक ये भी होती है कि हम लोग सेमेंटिक टैग्स यूज़ करते हैं, मतलब मीनिंगफुल टैग्स यूज़ करते हैं। जब ब्राउज़र को हमारी ब्राउज़र जैसे क्रोम है, एज है, इन सबको हमारी कोडिंग की मीनिंग समझ आ रही होगी, मतलब सेमेंटिक टैग्स होंगे तो मीनिंग समझ आ रही होगी, मीनिंग समझ आ रही होगी तो वो उस हिसाब से आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, ताकि ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी ज़रा सी डिफरेंस में आपको पूरा मतलब SEO हो जाएगी। और अच्छा, सेमेंटिक टैग्स जो है ना हमारे पास HTML5 में आए, मतलब HTML5 से पहले सेमेंटिक टैग्स नहीं थे। HTML5 में ये बात सोची गई, किसी ने ये पॉइंट उठाया कि मतलब हमारे SEO अच्छी नहीं है और मतलब हमें मीनिंग समझ नहीं आती, तो ये उस वजह से सेमेंटिक टैग्स HTML5 में इंक्लूड किए, उससे पहले नहीं थे। नॉन सेमेंटिक टैग्स जो है हमारे पास HTML4, और HTML4 से जो पहला वाला वर्जन था XHTML, वो था XHTML। मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ
नोट डाउन करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है ये। अच्छा, XHTML जो है ये HTML4 से पुराना वर्जन है उसमें, और XHTML दोनों में नॉन सेमेंटिक टैग्स होते थे, लेकिन सेमेंटिक टैग सिर्फ HTML5 जो अभी करंट वर्जन चल रहा है HTML का उसमें आए। और चलो हम लोग वापस इमेज के टैग पे चलते हैं। हमने HTML इमेज में लाइफ लिंक लगाना सीख लिया। अगर मैं यहीं पे लाइफ लिंक लगा देती हूँ, किसी और इमेज का लगाते हैं, कौन सी इमेज का लगाएं दुआ, आप बताएं। डेटा लोडिंग की कोई इमेज उठा लें। हाँ, डेटा लोडिंग की कोई इमेज उठा लेती हूँ मैं। डेटा लोडिंग हम लोग इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है आपको? ये वाली लगा लूँ या ये वाली? जी ठीक है। हाँ चलें, अब ये वाली लगा लेते हैं। बाकी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ इमेजेस मसला करती हैं, मतलब कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं ना, तो उनका वेबसाइट का एड्रेस आ जाते हैं, तो उन इमेजेस को यूज़ नहीं करना है अपने हिसाब से। जो वैसे तो इमेजेस आपको आराम से मिल जाती हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे पिंटरेस्ट है और बहुत सारी हैं, आई स्टॉक है, वहाँ से आपको इमेजेस मिल जाएंगी जो बिल्कुल सही लिंक्स होंगे उनके, वहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक लाइफ लिंक वाली इमेज उठा रही हूँ और मैं ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें भी ऑल्टरनेटिव की कमांड चलती है, मतलब ऑल्ट की कमांड। मैं आपको यही बेसिकली दिखाना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा लोडिंग। वैसे तो ना अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, मतलब हमारे जो सेव नहीं किया मैंने, हमारा जो कोड है, हमारा जो URL है, हमने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की है, तो हमारे पास डायरेक्टली जो है इमेज आ जाएगी। इमेज नज़र आ रही है? जी। अच्छा, तो हमारे पास इमेज आ जाएगी अगर हमारे जो लिंक है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक अब वो हमारा लोकल लिंक हो या हमारा लाइव लिंक हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर लिंक बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। लेकिन और अभी आप नोटिस करें, मैंने तो ऑल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे मैंने ऑल्ट डेटा लोडिंग लिखा हुआ है, फिर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे डेटा लोडिंग? दुआ, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी सिंपल। अच्छा, आप आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने अपनी कोड में ऑल्टरनेटिव की कमांड दी हुई है, ऑल्ट दिया हुआ एट्रीब्यूट डेटा लोडिंग के नाम से, तो यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं आ रहा? जो हमने ऑल्टरनेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट डेटा लोडिंग, ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? हमने पूरा लिंक कॉपी पेस्ट किया हुआ है शायद इस वजह से। आपकी 50% बात सही है, लेकिन अगर आप, मुझे लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको बताना नहीं आ रहा। मतलब ना अगर हमारे पास इमेज आ रही है, क्योंकि वो हमारे पास ऑल्ट का मतलब ही ऑल्टरनेटिव है, मतलब अगर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पूरा प्लान, फॉर अगर आप ऐसे इमेजिन करें जैसे हमारे पास एक टास्क है, हमें वो कंप्लीट करना है, हमारे पास उसके लिए प्लान ए है और प्लान बी है। पहले हम लोग प्लान ए को यूज़ करेंगे, अगर प्लान ए से हमारा काम नहीं होता, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या प्लान ए में कोई मसला होता है, तो हम लोग प्लान बी की तरफ जाएंगे। वरना हम अगर प्लान ए से हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चलता है हमारा, तो हम प्लान बी यूज़ करेंगे। नहीं। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी, मतलब हमारे पास अगर इमेज आ रही है तो हमें ऑल्टरनेटिव पे डेटा लोडिंग क्यों लिखने की ज़रूरत है? तो ये, पोस्ट करने लेकिन की अगर जरूरत मैं, नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एल एक हटा देती हूँ तो यहाँ पे लिंक जो है ख़राब हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें इमेज नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे डेटा लोडिंग अब लिखा हुआ आ रहा है। पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास इमेज आ रही थी। ये ऑल्टरनेटिव पे काम करते हैं, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है इमेज, तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं आ रहा। सो आज का हमारे पास यही था, हमारी जूम मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है, तो आई होप कि दुआ आपको सब कुछ समझ आया होगा। जी। कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस?
अभी जब हम इमेज इंपोर्ट कर रहे थे लिंक, तो वहाँ वीडियो आप बीच में रुक गई थी, तो वहाँ पे एक स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा था। और सर ने भी एक दफ़ा हमें मतलब HTML कंप्लीट तो नहीं बट HTML लिंक चेंज करना सिखाए थे वो भी, लेकिन सही आया नहीं था। सर ने कहा था मैं अगेन क्लास रखूँगा। तो उसमें भी ना स्टैटिक का वर्ड यूज हुआ था, तो वो कहाँ से आया है? सेटिंग? कौन सेटिंग? आप कौन सी सेटिंग की बात सेटिंग कर रहे नहीं, हैं? स्टैटिक। स्टैटिक? कहाँ पे है स्टैटिक? जब आप कर रही थी थोड़ा पहले, फिर यहाँ आ रहा था इमेज SRC के पास। SRC के पास स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा था? आई डोंट थिंक कि हमारे पास आया है। आप अपने पास ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके पास आए तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे क्यों आ रहा है और आपने क्या मिस्टेक की है। सही है? चलिए ओके, सही है। बाकी कोई क्वेश्चंस? नहीं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।